द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुश आमदीद, स्वागत। आज मेरे साथ दिल्ली से शरीके गुफ्तगू हैं प्रोफेसर चेतन मारवा जी। उन्होंने स्विट्जरलैंड से पीएचडी की और फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट दिल्ली में स्ट्रेटजी पढ़ाते हैं। इसके अलावा एकेडमी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज अहमदाबाद में पीएचडी के स्टूडेंट्स को भी स्ट्रेटजी सिखाते रहे हैं। और उनके साथ मौजूद हैं जड़ावाला से सुहेल भट्ट साहब। ही डिड हिज मास्टर्स इन कॉमर्स फ्रॉम हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स इन लाहौर और ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। आज हम बात करना चाह रहे हैं टू नेशन थ्योरी के हवाले से। बट साहब, आप कैसे देखते हैं टू नेशन थ्योरी को? क्या अब भी ये वैलिड है? क्योंकि चौधरी खलीको जमान जो वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स हैं पाकिस्तान के, उनकी जो किताब है पाथवे टू पाकिस्तान, उसमें उन्होंने लिखा है और वो उर्दू में भी अवेलेबल है, बल्कि उर्दू में जो वर्जन है ज्यादा डिटेल्ड है। उसमें उन्होंने लिखा है कि अगस्त 47 में जब जिन्ना साहब आ रहे थे कराची दिल्ली से, तो उन्होंने एक फेयरवेल मीटिंग की मुस्लिम लीग के लीडरों से दिल्ली में। तो वहां पे रिजवानुल्लाह साहब ने उनसे ऑकवर्ड क्वेश्चंस करना शुरू कर दिए कि अब हमारा क्या बनेगा, हम तो बहुत आगे आगे थे। एंड ही वाज आई थिंक द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूपी मुस्लिम लीग। तो अब हमारा क्या फ्यूचर है, अब हमारा क्या बनेगा? तो उस पे खलीको जमान कहते हैं कि मैंने उन्हें कहा कि छोड़ो यार, कोई और बात करो। और उनका ये कहना है कि इतना परेशान मैंने जिन्ना साहब को कभी नहीं देखा जितना उस वक्त देखा। और उनका ये कहना है कि मेरे ख्याल में जिन्ना साहब ने जब 11 अगस्त की तकरीर की, तो ही बेड फेयरवेल टू हिज टू नेशन थ्योरी, कि उन्होंने अपने दो कौमी नजरिए को खैरबाद कह दिया। क्योंकि उस तकरीर का आपको पता है कि उसमें उन्होंने कहा था कि आप सबके जो हैं बराबर के हुकूक होंगे, यू आर ऑल इक्वल सिटीजन्स, और ये एंगुलरिटीज ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी विल डिसअपियर। इवन यहां तक कह दिया उन्होंने कि रिलीजन हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट, और फॉरगेट द पास्ट, बैरी द पास्ट, माजी को भूल जाओ और सब तुम नया सफर शुरू कर रहे हो, बराबर के शहरी हो। तो उससे तो यही लगता है कि दो कौमी नजरिए की अब कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आज भी हमारी टेक्स्ट बुक्स में, आज भी हमारा जो डिस्कोर्स है उसमें बहुत तस्करा मिलता है हमें टू नेशन थ्योरी का या दो कौमी नजरिए का। तो आप कैसे देखते हैं इन इन डिबेट्स को, डिस्कशंस को? जो सब टू नेशन थ्योरी जो है वो पार्टीशन से पहले भी जितनी वैलिड थी उतनी ही वैलिड ये आज भी है। आप खलीको ज़मान साहब की जो गुफ्तगू का हवाला दे रहे हैं वो उसे पार्टीशन के बाद नेशन बिल्डिंग का जो प्रोसेस मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के अंदर शुरू किया, उस पर्सपेक्टिव में समझने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों की उन्हें ज़रूरत महसूस होती थी पार्टीशन से पहले, और जब हम पार्टीशन के बाद एक सेपरेट होमलैंड उन्होंने हासिल कर लिया है, तो उसके बाद अगरचे उनकी ज़िंदगी ने उन्हें बहुत ज़्यादा एक मौका नहीं दिया काम करने का, वो नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस शुरू कर चुके थे। अगर आप मुझसे पूछें, जितनी की मेरी रीडिंग है टू नेशन थ्योरी की या फ्रीडम स्ट्रगल की, मोहम्मद अली जिन्ना किसी तरह भी नहीं चाहते थे कि जो पंजाब और बंगाल है उन्हें तकसीम किया जाए। उसकी वजह थी एक, उसकी वजह ये थी कि वो सिर्फ पाकिस्तान की या एक सेपरेट होमलैंड को इस हद तक महदूद नहीं कर रहे थे कि पार्टीशन के बाद हम आराम से बैठ जाएंगे। उन्हें आगे एक बिल्डिंग भी एक नेशन बिल्ड भी करना थी। तो यहाँ पर वो ये चाहते थे कि अगर पंजाब और बंगाल की पार्टीशन नहीं होती है तो एक कंसीडरेबल साइज के अंदर उनके पास जो हिंदू माइनॉरिटी है, जो क्रिश्चियंस हैं, जो सिख्स हैं, वो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल होंगे। और पाकिस्तान के हसूल के बाद जो यहाँ के मुसलमान हैं, तो वो एक तवाज़ुन यहाँ पे कायम हो जाएगा, और यहाँ की जो मेजॉरिटी है मुसलमानों की, वो एक ख़ास एक्सट्रीम की तरफ बैलेंस जो है वो ख़राब नहीं करेगी। तो मेरा ज़ाती ख़्याल है कि उनके ज़हन के अंदर, चूँकि अगर 11 अगस्त का पर्सपेक्टिव भी उनकी स्पीच का रख लें, तो एक सेकुलर पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट था, जिसमें वो चाहे एक साइजेबल माइनॉरिटी यहाँ पे मौजूद हो हिंदुओं की, एक साइजेबल माइनॉरिटी हो यहाँ पे सिख्स की और क्रिश्चियंस की, ताकि पाकिस्तान के हसूल के बाद जो नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस है उसमें जो तवाज़ुन वो रखना चाहते थे सेकुलरिज्म के पर्सपेक्टिव में, वो तवाज़ुन ख़राब ना हो, जो कि बाद में हो गया। क्योंकि
मैंने जितना कि जिन्ना को पढ़ा है और जितना कि मैंने उनकी साइकोलॉजी को स्टडी किया है, तो वो कहीं से भी थियोक्रेटिक स्टेट जो है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं चाहते थे, यानी मुल्लाओं की हुकूमत नहीं चाहते थे। वो एक सेकुलर पाकिस्तान चाहते थे और पार्टीशन से पहले उनकी जो स्ट्रगल थी एक सेपरेट होमलैंड के लिए, टू नेशन थ्योरी के ऊपर जो बेस करती थी, जिसका मतलब 2 लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग कौमें थी। लेकिन जब उन्होंने वो मुल्क हासिल कर लिया, एक सेपरेट होमलैंड उनको मिल गई, नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस उन्होंने शुरू किया, तो उन्होंने उस थ्योक्रेसी से बचने के लिए कि मुल्ला जो हैं, जो पहले पार्टीशन से पहले पाकिस्तान की मुखालफत करते रहे थे, उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा ना हो, उसे लिमिटेड रखने के लिए वो पंजाब और बंगाल को, टू माय अंडरस्टैंडिंग, वो पार्टीशन नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो यहाँ के सिख हैं और यहाँ के जो हिंदू हैं, वो पाकिस्तान के अंदर वो आ जाए और फिर एक जो पार्लियामेंट्री सिस्टम बनेगा उसका हिस्सा बन के तो फिर वो पार्लियामेंट के अंदर भी आए और जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग होगी वो रिफ्लेक्शन वहाँ पे भी नज़र आनी चाहिए। उसके बाद जो लॉज पास किए जाएंगे, गवर्नेंस की जाएगी, उसके अंदर भी उनकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। तो इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, उनका विजन बिल्कुल क्लियर था इस हवाले से। टू नेशन थ्योरी उन्होंने नो डाउट, सॉरी, जो सेपरेट होमलैंड था वो टू नेशन थ्योरी को बेस बनाकर उन्होंने उसके लिए स्ट्रगल की, अचीव किया। उसके बाद चूंकि उनके मद्देनजर जो था वो एक सेकुलर पाकिस्तान का तस्वर था जिसमें थ्योक्रेसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। तो इस हवाले से वो उसे उसी पर्सपेक्टिव के अंदर आगे लेकर चलना चाहते थे और यहाँ पे बिल्कुल नहीं चाहते थे कि एक मुल्ला जो है, मुल्लाइज्म जो है, वो पाकिस्तान के अंदर डोमिनेट करे। सोहेल साहब, इसके बारे में बहुत से लोग ये कहेंगे कि जिन्ना साहब की इस बात में एक कंट्राडिक्शन थी। वो ऑल इंडिया लेवल पे तो पार्टीशन चाह रहे हैं, उसी प्रिंसिपल को पंजाब और बंगाल पे वो अप्लाई नहीं करना चाहते। मसलन 44 में राजा जी से उनके मुज़ाकरात हुए, गांधी जी से हुए, और उसमें उन्होंने कहा कि हम टेरिटोरियल बेसिस पे आपका ये राइट मान लेते हैं, हम करवा देते हैं रेफरेंडम जहां जहां पे आप ये चाह रहे हैं, बंगाल में, पंजाब में। तो जिन्ना साहब ने कहा था कि नहीं, हम टेरिटोरियल नेशनलिज्म नहीं मांगते, टेरिटोरियल राइट नहीं मांगते, सेल्फ डिटर्मिनेशन हम कौम की हैसियत से मांग रहे हैं। उस वक्त वो 9 करोड़ थे, फिर वो 10 करोड़ हो गए। तो उनके मशहूर जो कॉल हैं, उनके कोटेशंस हैं, वो यही हैं कि हम 10 करोड़ मुसलमानों को बहसियत कौम एक राइट दिलवाना चाहते हैं। यानी उसमें उन्होंने जो माइनॉरिटी एरियाज के मुसलमान थे जिन्होंने पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना था, उनको भी उसमें शामिल किया, जिसमें यूपी सबसे प्रोमिनेंट था। और ये तहरीक जो थी यूपी में पंजाब और सूबा सरहद की निस्बत ज्यादा स्ट्रांग थी। मुझे समझ नहीं आती उन लोगों की कि उनकी क्या लॉजिक थी, इसमें उनका क्या मफाद था। तो जिन्ना साहब ने सर 1947 मई में माउंटबेटन को लिखा कि मुस्लिम लीग बंगाल और पंजाब की तकसीम से इत्तेफाक नहीं कर सकती, इसका कोई तारीखी, मुआशी, सियासी या अखलाकी जवाज मुमकिन नहीं। इन सूबों ने अपने इंतजामी, मुआशी और सियासी निज़ामों को तामीर करने में तकरीबन 1 सदी लगाई है। फिर लिखा कि पंजाबी एक कौम है, पंजाबी या बंगाली हिंदू या मुसलमान होने से पहले पंजाबी या बंगाली होता है। अगर आप हमें ये सूबे दे रहे हैं तो फिर किसी भी सूरत उन्हें तकसीम ना करें। और सर मौदूदी साहब ने भी ये लिखा कि मुस्लिम लीग का जो मुजव्वजा पाकिस्तान है, उसका जो मगरबी विंग है उसमें 38% और मशरकी विंग उसमें 48% नॉन मुस्लिम्स होंगे। तो सर व्हाट काइंड ऑफ टू नेशन थ्योरी इज दिस? एक तरफ आप ये दिन रात कह रहे हैं कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर सो डिफरेंट दैट दे कैन नॉट लिव टुगेदर, और फिर आप जो मुस्लिम माइनॉरिटी एरियाज में रहने वाले मुसलमान हैं उनको भी नहीं दावत दे रहे कि आप पाकिस्तान आ जाएं। कोई स्कीम मुस्लिम लीग की ऐसी नहीं थी कि सारे मुसलमान पाकिस्तान आ जाएंगे। और जो नॉन मुस्लिम्स पंजाब में रह रहे हैं, बंगाल में रह रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में रह रहे हैं, उनको भी आप वहीं रखना चाहते हैं। सो आरंट यू मेकिंग अ मॉकरी ऑफ द टू नेशन थ्योरी? यू आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली, यू आर नॉट टेकिंग इट टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। इससे बड़ा और तजाद क्या होगा? जिन्ना साहब की मार्च 40 वाली स्पीच आप देख लीजिए, जो लाहौर में उन्होंने की थी, लाहौर रेजोल्यूशन जब पास हुआ, उसमें उनके यही आर्गुमेंट थे कि हम जनाब खाना नहीं इकट्ठे खाते, हमारे हीरोज मुख्तलिफ हैं, हम शादियां आपस में नहीं करते, तो हम डिफरेंट सिविलाइजेशन से ताल्लुक रखते हैं, तो हम नहीं इकट्ठे रह सकते। दैट वाज द क्रक्स ऑफ द मैटर।
यूपी में आपको पता है कि पंजाब से ज्यादा इंथुजियाज्म था पार्टीशन के लिए और टू नेशन थ्योरी की बेसिस पे, और एनडब्ल्यूएफपी में पंजाब से भी कम था ये इंथुजियाज्म। तो ये जो तजादात हैं, इनको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जहाँ तक मोहम्मद अली जिन्नाह की थिंकिंग का ताल्लुक है, जो मैं समझ सका हूँ, तो एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो हमें नज़र आता है कांग्रेस के हवाले से। अगर वो एक सिंगल डोमेन को एक्सेप्ट कर लेते हैं एक सेपरेट होमलैंड की बजाय, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ मुत्तहदा हिंदुस्तान के अंदर एक मेजोरिटेरियन, जो हिंदू मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट जो है वो बनेगी। और सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा जो मैटर ऑफ कंसर्न था वो ये था कि अगर वो सिंगल डोमेन के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम के तहत आते हैं, तो फिर वो हिंदू मेजोरिटी के अंदर दब के रह जाएंगे और उनकी अपनी जो एक सेपरेट आइडेंटिटी है वो ख़त्म होकर रह जाएगी। इसी तरह से उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको नुकसान पहुंचेगा और उनकी जो एक डिस्टिंक्ट सिविलाइजेशन और कल्चरल आइडेंटिटी है वो बिल्कुल उसके सामने जो है वो रेज हो जाएगी। तो ट्रस्ट डेफिसिट का मतलब ये है कि अब देखें, जो उनका एक्सपीरियंस था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों का और मोहम्मद अली जिन्नाह का, 1937 में जो मिनिस्ट्रीज बनी हैं, फॉर्म हुई हैं कांग्रेस की, और उसके तहत जो पॉलिसीज बनाई गई हैं और जो उन्होंने यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया। इसके अलावा उन्होंने स्कूलों के अंदर जो वंदे मातरम जो था उसको उन्होंने कंपल्सरी कर दिया मुसलमान बच्चों के लिए। इसी तरह से कॉ प्रोटेक्शन के हवाले से, अब देखिए मुसलमान जो है वो ईद उल अजहा के ऊपर जो गाय है उसकी कुर्बानी करते हैं, वो गोश्तखोर है। जबकि ऑन दी अदर हैंड जो हिंदुओं की अक्सरियत थी या है वो वेजिटेरियन है। तो और दूसरा वो काऊ जो है वो खास एक एक तकद्दस जो है वो हिंदुओं के लिए है। तो ये वो निकात थे कि जिनकी बिना पर वो इस नतीजे पर पहुंचे थे कि दोनों कौमें जो हैं वो एक ही यूनाइटेड इंडिया के अंदर नहीं रह सकती हैं। इनके हीरोज मुख्तलिफ हैं, इनका हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस जो है वो मुख्तलिफ है। ये डिस्टिंक्ट और डिफरेंट जो है वो कल्चरल और सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी के हमला है। इनके सोशो और जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं, जो गोल्स हैं, वो सारे के सारे डिफरेंट हैं। तो इसलिए अगर इनको एक ही मुल्क के अंदर फोर्स करके एक यूनाइटेड इंडिया के अंदर रखा गया, तो जैसा कि उनके जो खदशात थे, जो उनके फियर्स थे, वो सच साबित हुए। वो रायोट्स जो थे जब पार्टीशन के, और जो वो एक्सप्रेस कर रहे थे अपने, कि अगर इस तरह से पार्टीशन की गई पंजाब और बंगाल की, तो इसमें जो राइट्स होंगे और जो कम्युनल राइट्स होंगे और जितना वो दंगा फसाद और वो जितना कत्लो गारत गरी होगी, तो वो बिल्कुल सच साबित होगी। तो ये वो हाल था जब पार्टीशन हुई है, तो हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह से नफरत का इजहार किया, एक दूसरे का कत्लेआम किया। एक एस्टिमेट के मुताबिक वन 12 मिलियन गालबन लोग जो थे वो डिस्प्लेस्ड हुए और 1 to 2 मिलियन जो लोग हैं उनकी किलिंग हुई। तो इसी तरह से जो इनका हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस था मुसलमानों का, वो किसी तरह से भी कंड्यूसिव नहीं था कि हिंदुओं के साथ एक ही मुल्क के अंदर रहा जाए। इससे उनके मुफादात और उनके जो इंटरेस्ट और जो राइट्स थे वो जेपरडाइज्ड होते थे। तो ये वो नुक्ता था बुनियादी तौर पर जिसका इस्तेमाल करके मोहम्मद अली जिन्नाह ने एक सेपरेट होमलैंड का मुतालबा किया। जी। अब जो आप बार-बार एक बात कर रहे हैं कि पार्टीशन की, सॉरी, करने के बाद। हाँ, सुहेल साहब, मैं यही तो कह रहा हूं कि आप इस कॉन्ट्रडिक्शन को एड्रेस नहीं कर रहे कि आपने जो आर्ग्यूमेंट दिए कि मुसलमानों का कल्चर तबाह हो जाता, उनकी आइडेंटिटी तबाह हो जाती अगर वो इकट्ठे रहते। तो सर मैं यही तो कह रहा हूं कि आपने पार्टीशन के बाद भी 3.5 करोड़ मुसलमानों को हिंदुओं के रहमो करम पे छोड़ दिया, और जो पंजाब और बंगाल में हिंदू रह रहे थे उनके साथ आप रहने के लिए तैयार थे। आई मीन इससे बड़ी कंट्रोडिक्शन क्या होगी? एक तरफ आर्गुमेंट्स आप दे रहे हैं कि जी मुसलमानों को बहुत खतरा था, उनका कल्चर तबाह हो जाता, उनकी सिविलाइजेशन तबाह हो जाती, वो जनाब बीफ खाते थे। तो फिर आप हल क्या सजेस्ट कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि ऑल इंडिया लेवल पे तो वो इकट्ठे नहीं रह सकते, पंजाब में इकट्ठे रह सकते हैं, बंगाल में इकट्ठे रह सकते हैं। तो ये कंट्राडिक्शन को इसको एड्रेस कीजिए ना प्लीज। देखिए, ये बज़ाहिर तो एक ग्लिच नज़र आती है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्शन
मैं इसको इस तरह से नहीं समझ सकता हूँ कि अब देखें जिस तरह से मुस्लिम पॉपुलेशन जो थी वो इंडियन लैंड के अंदर स्कैटर्ड थी, तो उसमें जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे वो बुनियादी तौर पर नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न जो हिस्से थे इंडो पाक के, वो तो एक सेपरेट होमलैंड के तौर पर तो वो उनके लिए तो आप डिमांड कर सकते थे, लेकिन ये जो यूनाइटेड प्रोविंसेस थे या दक्कन के अंदर था या साउदर्न इंडिया के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन थी, वो स्कैटर्ड थी, थोड़ी छोटी छोटी पॉकेट्स के अंदर थी, कुछ पॉकेट्स बड़ी भी थी। इसी तरह से आप देखें कि हैदराबाद और दक्कन के हैदराबाद और जूनागढ़ के अंदर और कश्मीर के अंदर भी थी। तो बेसिक जो डिमांड मोहम्मद अली जिन्ना की थी वो यही थी कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं उनको अलग कर दिया जाए सेपरेट होमलैंड के तौर पर। अगर आप 1940 की रेजोल्यूशन पाकिस्तान रेजोल्यूशन देखें तो उसमें भी सेपरेट होमलैंड्स का जिक्र किया गया, यानी जो हमारी ईस्टर्न विंग थी, जो नॉर्थ ईस्टर्न बंगाल और असम के इलाके थे, उनकी अलग से बात की गई है। इसी तरह से जो नॉर्थ वेस्टर्न है, 4 प्रोविंसेस उसमें आते थे, उनकी अलग से बात की गई थी। लेकिन मैंने भी इसको बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश की है कि जो यूपी के अंदर मुसलमान आबाद थे या अदर जो पॉकेट्स थी, तो उनके हवाले से मेरा ज़ाती ख़्याल है कि जितनी उजलत के अंदर पार्टीशन का प्लान किया गया है और जितने मतलब माउंटबेटन 6 माह के अंदर जब आए हैं यहाँ पे, उन्होंने आके इक़्तिदार सँभाला है। तो 6 माह के अंदर उन्होंने पार्टीशन का प्लान दे दिया और उसको एग्ज़ीक्यूट भी कर दिया। तो ये जो इश्यू था, ये आप डेफ़िनिटली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं एग्रीड हूँ इस बात से कि ये इश्यू एग्ज़िस्ट करता था और इसका बज़ाहिर जवाब जो है वो मुझे तारीख़ की किताबों से नहीं मिला। जी। अच्छा, चेतन जी आप ये बताइए कि 1937 का पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स में बहुत जिक्र होता है और मैंने किसी और शो में भी ये बात की है कि वंदे मातरम जो है वो एक तराना जो था वो गाया जाता था और उस पे सर कांग्रेस ने ये किया था कि जिन स्टैंजास पे मुसलमानों को ऑब्जेक्शन था वो निकाल दिए थे। ये हमारे यहाँ नहीं बताया जाता टेक्स्ट बुक्स में कि मुस्लिम के कांग्रेस इस हद तक अकोमोडेटिंग थी। और फिर उनका जो एजुकेशन सिस्टम था 37 में जो इंट्रोड्यूस किया गया, उसके उसके आर्किटेक्ट एक मुसलमान थे, बहुत पढ़े लिखे मुसलमान थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। उनका वो डिवाइस किया हुआ था और उसमें को एग्जिस्टेंस की बात की जाती थी, आपस में भाईचारे की बात की जाती थी। और जहां तक गाय का ताल्लुक है तो सर सैयद अहमद खान ने खुद अलीगढ़ जो कॉलेज बनाया था, जो तालीमी इदारा बनाया, वहां पे गांव स्लॉटर पे बैन लगा दिया था कि अगर हम दूसरों के मजहबी जज्बात का ख्याल रखेंगे तो वो हमारे मजहबी जज्बात का ख्याल रखेंगे। तो आज पाकिस्तान में बड़ा आर्ग्यूमेंट है कि जी इंडिया में तो कौ को आप स्लॉटर नहीं कर सकते। और भाई क्या कौ के स्लॉटर के बगैर आपका मजहब कंप्लीट नहीं होता? तो फिर सर सैयद ने क्यों ये पाबंदी लगाई? कितने मुसलमानों ने उनको कंडेम किया कि जनाब काओ के स्लॉटर के बगैर हमारा दीन मुकम्मल नहीं है, तो आप किस हैसियत में ये बैन लगा रहे हैं? और सर ये जो बात है कि जी मुसलमान बहुत मुश्किल में थे, जिन्ना साहब का एक खुद स्टेटमेंट है, मैं चाहूंगा कि सोहेल साहब नेक्स्ट जब वो बोलें तो उसका जवाब दें। उन्होंने अलीगढ़ में कहा था, आई थिंक 1944 की बात है, कि पाकिस्तान की डिमांड का हिंदुओं के कंडक्ट और मिसकंडक्ट से कोई ताल्लुक नहीं, ये इस्लाम का बुनियादी मुतालबा है। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान उसी दिन वजूद में आ गया था जब यहां का पहला शख्स मुसलमान हुआ। तो गोया हम जिन्ना साहब को फाउंडर ऑफ पाकिस्तान नहीं कह सकते, वो अननोन आदमी जो पहला हिंदू था वो मुसलमान हुआ तो वो पाकिस्तान का फाउंडर बन गया और वो अननोन है। तो इस तरह के जो मसाइल हैं इनको हम कैसे एड्रेस करें? आप कैसे देखते हैं इन मबाहिस को, इन डिस्कशंस को? ये वंदे मातरम और भारत माता की जय से मुझे नहीं समझ आती कि कुछ लोगों को एतराज क्यों होता है। शायद कोशिश करूंगा समझाने की, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, 55 देश दुनिया में ऐसे हैं जहां पे मदरलैंड या फादरलैंड को इवोक किया जाता है। तो ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है कि भारत माता की जय या भारत माता को सलाम या वंदे मातरम कहा जाता है। तो जो इन्होंने बात करी ना थोड़ी देर पहले कि ही वो सेक्युलर थे और हिंदुओं से थोड़े डिसल्यूजन थे। मैं थोड़ी सी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जा सकता हूँ शकील भाई जी जी इसको प्लीज समझाने के लिए। प्लीज। तो
देखिए, मैंने थोड़ा स्टडी किया। नेशन नॉर्मली कहते हैं जो लोग जिनकी आइडेंटिटी, कल्चर, लैंग्वेज, हिस्ट्री और शेयर्ड वैल्यूज हों, तो वो एक नेशन कहलाते हैं। और जरूरी नहीं है कि वो नेशन की ज्योग्राफिक बाउंड्री हो। मतलब एक स्टेट के अंदर या एक कंट्री के अंदर कई नेशंस को एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से जैसे तमिल हैं या बंगाली हैं या कश्मीरी हैं या पंजाबी हैं, ये सब नेशंस हैं एंड दे एग्जिस्ट विद इन द स्टेट ऑफ इंडिया। सो इट वाज नॉट इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन नहीं था कि मुसलमान और हिंदू एक साथ रह सकते हैं। कुछ आइडिया होता है कि जब इंसान को अपने नेशन की सुपीरियरिटी का एहसास हो, तो वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता है कि वो सेल्फ गवर्निंग हो और इंडिपेंडेंट हो। तो इसको स्टडी करना जरूरी है सर कि ये सुपीरियरिटी का एहसास कहाँ से आता है। तो मैं रेफर करूंगा 2 किताबों से, मैंने ये थोड़ा रिसर्च किया। एक तो क्रिएटिंग अ न्यू मदीना बाय वेंकट धूलीपाला एंड इंडिया, भारत एंड पाकिस्तान बाय जे साई दीपक। तो सब हम जाते हैं सर 21 फरवरी 1703 पे। शाह वलीउल्लाह, आई एम श्योर आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा, पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स में काफी उनका जिक्र होता है। वो शाह अब्दुल रहीम के बेटे थे और एम्परर औरंगजेब के टाइम पे ये पैदा हुए थे। इनके जो फादर से शाह अब्दुल रहीम, वो उन्होंने फाउंड किया था मदरसाई रिहामिया बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली। और इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी इस मदरसे से सिखाती चली गई। इनके ग्रैंडफादर भी शाहजहां के टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट ऑफिसर थे। तो ये इनको शाह नाम इसलिए दिया गया बिकॉज उनको बड़ा पायस कहा जाता था। ये जब मक्का में थे सर, इन्होंने सेम टीचर से टीचिंग ली जिससे अब्दुल वाहब ने भी टीचिंग ली, और एक साथ टीचिंग ली। और आप ये सोचिए कि वहाबिज्म वहां से निकलता है और इनकी सोच यहां से निकलती है, फ्रॉम द सेम टीचर्स। तो उनका 2-3 मैं कोटेशन कहूंगा आपको। एक तो उन्होंने कहा कि मैं 4th जनरेशन अरब हूं। मैं हिंदुस्तान, मतलब हिंदुस्तान उस वक्त कहते थे, इंडिया नहीं कहते थे। वो कहते थे कि मैं यहाँ पैदा जरूर हुआ हूँ, रहा जरूर हूँ, लेकिन मैं यहाँ का हूं नहीं, मैं अरब हूँ। और वो बिल्कुल मना करते थे कोई भी नॉन इस्लामिक कस्टम्स या ट्रेडिशंस या कल्चर के साथ बिल्कुल मिलजुल नहीं होना चाहिए। स्पेशली ही वो कहते थे हिंदुस्तानी जो लोग हैं उनके साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। और प्योर अरब कल्चर उन्होंने कहा कि आपको फॉलो करना चाहिए। और इन्होंने एक 2-3 चीजें और कही जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक, उन्होंने कहा कि इस्लाम क्लियरली बोलता है कि इस्लामिक कैलिफेट बनना जरूरी है और शुरू होगा हिंदुस्तान से, क्योंकि उस वक्त वो सबसे बड़ा कॉन्क्वेस्ट था इस्लाम का। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइज उलेमा होना चाहिए जो उस कैलिफ को बताए कि अपने वर्ल्ड अफेयर्स को कैसे हैंडल करना है। और क्योंकि इंडिया में न्यू कन्वर्ट्स थे, तो उन्होंने शरिया को हर स्टेज ऑफ लाइफ में मैंडेट किया अपनी अपनी राइटिंग्स के अंदर कि उसी हिसाब से इंसान को चलना चाहिए। तो उनके बच्चे और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन सबने टीच की इनकी थिंकिंग। और यहाँ से सब मूवमेंट्स निकली इंडिया में, अहले हदीस, अहले कुरान, अहमदिया, बरेलवी एंड ऑफ कोर्स अलीगढ़ मूवमेंट। सो ऑल दीज जितने मूवमेंट्स हैं वो शाह वलीउल्लाह को अपना जी इंटेलेक्चुअल कुछ इशू फादर है कहते चौधरी हैं। साहब। कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में 2 नेशन थ्योरी पहले सर सैयद अहमद खान जी ने प्रेजेंट की थी, जो भी मदरसा मदरसाए रहमिया के अलमनाए थे। और उन्होंने बिल्कुल कहा था कि मुस्लिम्स को हिंदू डोमिनेटेड कांग्रेस को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। और उन्होंने क्लियरली कहा कि मुसलमानों की अलग कल्चर है और अलग नेशन है,
और यूज किया जो वर्ड जो सोहेल भाई भी यूज कर रहे थे कि हम दो कौमें हैं। एंड उनकी 1876 की बनारस में स्पीच भी है कि ये दो जो कौमें हैं, हिंदू और मुसलमान, वो कभी एक देश को अपना वे ऑफ लाइफ नहीं मान सकते और कभी भी एक साथ खुशी खुशी रह नहीं सकते। अभी चाहे ओपन हॉस्टिलिटी नहीं हो, लेकिन इनकी दुश्मनी वक्त बे वक्त बढ़ती चली जाएगी। आपने सुना होगा शकील भाई जस्टिस अब्दुल रहीम का भी के बारे में भी उन्होंने भी ओपनली कहा था कि मुसलमान और हिंदू कॉन्स्टिट्यूट टू नेशंस। और वो कहते थे कि जब मुसलमान अफगानिस्तान, पर्शिया, सेंट्रल एशिया इन देशों में जाता है तो वो बड़ा घर जैसा फील करता है, जबकि हिंदुस्तान में वो हर सोशल मैटर के अंदर एलियन फील करता है और नॉट, मतलब हम शहर का हिस्सा नहीं है। This is the same. Deen is the same, Iman is the same, Kaaba is the same, Allah is the same, Quran is the same. क्या मुश्किल है मुसलमानों को एक साथ रहना? तो he also continued with the two nation theory. The person जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थे कायद आजम के ऊपर अबाउट द टू नेशन थ्योरी, वो थे सर शब्बीर अहमद उस्मानी, जो एक्टिविस्ट थे पंजाब पाकिस्तान मूवमेंट के लिए। और कायद आजम उनको स्पेशली लेट 40s में, 1940s में वो कंसल्ट करते थे हर इम्पोर्टेंट रिलीजियस मैटर के ऊपर। सो ही वाज द मेन उलेमा, वही थे मुस्लिम लीग के। और आपको पता होगा कि फ्यूनरल प्रेयर जिन्ना साहब की उन्होंने ही होल्ड की थी। हाँ, उसमें चेतन जी मैं एक थोड़ा एडिशन कर दूं कि जिन्ना साहब की जी की नमाज जनाजा 2 दफा हुई थी। पहले एक शिया मौलवी जी ने पढ़ाई, जिसका पाकिस्तान की किताबों में तज़किरा नहीं मिलता। दूसरी दफा जो पढ़ाई थी वो जी मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी ने पढ़ाई थी, और उनको शेखुल इस्लाम कहा जाता था, या ग्रैंड मुफ्ती कह लीजिए पाकिस्तान का। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनको कोई अहम ओहदा नहीं दिया जिन्ना साहब ने। बहुत से लोग ये अच्छा कहते हैं कि he would have been an ideal candidate for law ministry। अगर आपने मुल्क बनाया था इस्लामिक कानून के लिए, तो भाई शबीर अहमद उस्मानी को फिर आप वजीर कानून बनाते। आपने एक हिंदू को बना दिया जिसका नाम था जोगिंदर नाथ मंडल। ये भी एक जी डिस्कशन उनकी बड़ी जी। जी उनकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पर शायद किसी और वक्त कर लेंगे। हम्म, तो जो दो चीजें शबीर जी ने कही जो बिल्कुल ठीक बैठती हैं टू नेशन थ्योरी से। एक तो उन्होंने मेंशन किया हिजरत मदीना का, जहां उन्होंने समझाया इंडिया के मुसलमानों को कि जब मक्का में जहां इस्लाम शुरू हुआ, हमारे प्रॉफिट को मुश्किल हो रही थी इस्लाम को फैलाने में, तो वो हिजरत करके मदीना गए, जहां पे उन्होंने इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक कैलिफेट एस्टैब्लिश किया। तो इसी तरह वो कहते थे कि इंडिया के मुसलमानों को हिजरत करके पाकिस्तान बनाना चाहिए और वहां पे एक इस्लामिक स्टेट बनानी चाहिए। और दूसरा, उन्होंने जामिया मिलिया इस्माइलिया को बनाया था क्योंकि वो कहते थे कि एएमयू बहुत ब्रिटिश है, इट इज नॉट इस्लामिक इनफ। एंड उन्होंने पहला कुरानिक जस्टिफिकेशन दिया था पाकिस्तान के लिए, जब उन्होंने डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड बताई थी बिटवीन द काफिर्स एंड द मोमिन। एंड सर आप कह रहे थे उनके लिए कोई इंपॉर्टेंट ओहदा नहीं बनाया, लेकिन जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ था तो उसकी पहली जो फ्लैग होस्टिंग थी, दैट वाज डन बाय हिम इन द प्रेजेंस ऑफ जिन्ना एंड लियाकत। ये भी एक मिथ है। हाँ, मैं अर्ज करूं कि ये भी एक चीज है जो पाकिस्तान में बड़ी मशहूर कर दी गई कि शबीर अहमद उस्मानी ने जी पाकिस्तान का झंडा लहराया। देयर इज नो ट्रूथ टू दैट। हमारे बहुत ही प्रो एस्टेब्लिशमेंट और पेट्रियाटिक स्कॉलर थे डॉक्टर सफदर महमूद, ही हिमसेल्फ वाज अ ब्यूरोक्रेट। उन्होंने भी अपनी आखिरी उम्र में यह माना कि मैं भी ये गलत समझता रहा कि शबीर अहमद उस्मानी ने झंडा लहराया था। देयर इज नो बेसिस टू दैट। तो ये चीज ऐसी गलत मशहूर हो गई है। ओके, मैंने तो पाकिस्तानी सोर्सेज से देखा तो मैंने सही जी समझ लिया। जी। पर एनीवे जो आप स्पीच को रेफर कर रहे थे सर, वो बिल्कुल सही। अलीगढ़ में जो स्पीच की थी, वो
उन्होंने कहा था, इंग्लिश में मैं बताऊंगा आपको, जिन्ना साहब ने कहा था, व्हाट वाज द मोटिव ऑफ द डिमांड ऑफ पाकिस्तान एंड अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स? व्हाट वाज द नीड ऑफ द डिवीजन इन इंडिया? It was neither the narrow-mindedness of the Hindus nor the tactics of the Britishers. It is a basic tenet of Islam. तो ऑब्वियसली उनको जो शबीर जी समझा रहे थे, वो उन्होंने उसको सीरियसली लिया था। अब अगर आप आगे बढ़ते हैं सर, आगे आके पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स में भी ये लिखा जाता है कि पाकिस्तान क्यों बना। सो अगर आप पाकिस्तान स्टडीज की 12th ग्रेड की किताब लिखेंगे, पाकिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड की, वहां लिखते हैं नजरिए पाकिस्तान के बारे में कि हिंदुस्तान के मुसलमान एक अलग देश बनाते हैं ताकि अल्लाह ऑलमाइटी की सॉवरेंटी को प्रैक्टिकल शेप दिया जाए, ताकि एक इस्लामिक सिस्टम इस्टेब्लिश किया जाए जो कुरान के ऊपर बेस्ड हो। उसके बाद एक और मैंने को मिला जो अगेन नजरिया पाकिस्तान के अंदर, कि इस्लाम इज अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। मुसलमान चाहते थे कि इसको प्रैक्टिकली किया जाए जो यूनाइटेड इंडिया में नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने एक इस्लामिक स्टेट का जिहाद किया जो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट ऑफ साउथ एशिया के अंदर, ताकि वो एक इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान बनाकर एक पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल कर सके। तो ये जो बात होती है कि जिन्ना साहब डिसल्यूजन थे, हिंदुओं से परेशान थे, मेरे ख्याल अगर आप पूरी ये जो लॉजिकल कंक्लूजन देखेंगे, शाह वलीउल्लाह साहब से लेके शबीर साहब तक, और उनके जो लफ्ज हैं वो जिन्ना साहब अपनी स्पीच में भी कह रहे हैं कि ये एक बेसिक इस्लाम का टेनेट है। इसका हिंदुओं की छोटी सोच के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इनका ब्रिटिशर्स की कोई ग्रेट गेम से ताल्लुक नहीं है, ये इस्लाम का एक जरूरी हिस्सा है। तो इसलिए हमने कहा कि एक सेपरेट स्टेट बनाई जाए। अब ऑब्वियसली कई लोगों ने इसके बारे में इसको अपोज किया, और मेन जो थे ना वो दारुल उलूम देवबंद के जो थे प्रिंसिपल मौलाना हुसैन अहमद मदनी, उन्होंने कहा कि ये टू नेशन थ्योरी गलत है। उन्होंने कहा कि एक कॉम्पोजिट इंडियन नेशनलिज्म आना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस्लाम में पीसफुल कोएग्जिस्टेंस मुसलमानों के नॉन मुस्लिम्स के साथ हो सकती है, और वो जंग से बेहतर रहेगी। उन्होंने कहा कि जैसे मदीना में जूस भी रहे थे, यहूदी भी रहे थे मुसलमानों के साथ, कोई पाबंदी नहीं है इस्लाम में कि कॉम्पोजिट नेशनैलिटी आप नहीं कर सकते नॉन मुस्लिम्स के साथ। और आखिर में उन्होंने कहा कि जो पार्टीशन इस तरह अगर होगा तो वो मुसलमानों को, हमारे सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों को डिवाइड कर देगा और उनकी पावर को 1/3 कर देगा। तो आपने सुना होगा सर कि अब्दुल गफार खान साहब फ्रंटियर गांधी जो थे, उन्होंने भी अपोज किया, ऑल इंडिया आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने भी अपोज किया, और महात्मा गांधी ने कहा कि मेरे को कोई हिस्ट्री में इसका पैरेलल नहीं मिलता जहां पे एक डिसेंडेंट्स और एक बॉडी ऑफ कॉन्वर्ट्स फ्रॉम द ओरिजिनल रिलीजन कैन क्लेम टू बी डिफरेंट नेशंस डिस्पाइट बीइंग फ्रॉम द पेरेंट स्टॉक, कि हमारे माँ बाप तो एक ही हैं, तो हम दो नेशन कैसे हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक चॉइस थी जिन्ना साहब के पास कि वो या तो शाह वलीउल्लाह साहब की थिंकिंग जो आ रही थी उसको इनकॉर्पोरेट करते थ्रू शब्बीर भाई, या फिर वो गांधी जी और जो दूसरे इंटेलेक्चुअल्स थे, और काफी इंटेलेक्चुअल्स थे इस्लामिक
जो कहते थे कि भाई इस्लाम को ऐसा कोई खतरा नहीं है हिंदुस्तान में, और एक साथ रहने में इस्लाम में कहीं मना नहीं किया गया है। तो इन दो सोचों के बीच में जिन्ना साहब ने पहली सोच का इस्तेमाल किया, उन्होंने उसको एक पॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल किया और पाकिस्तान को हासिल किया। और उनकी जो सोच है वो अभी तक पाकिस्तान की किताबों में लिखी जाती है। यहां तक कि अभी आपके जो आसिफ मुनीर साहब हैं, उन्होंने भी कहा कि भाई हम एक अलग नेशन है, हम सुपीरियर हैं, हम उन लोगों की तरह नहीं है, हम उनके साथ नहीं रह सकते। ये नहीं सोचा कि 1.5-2% तो आपके हिंदू भी बैठे हुए हैं वहां पे, उनके ऊपर क्या बीतती होगी जब आप कहते हैं कि ये हमसे अलग हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि कुछ क्रिश्चियंस भी हैं, आधा 1%, कुछ सिख भी हैं आपके यहाँ, तो वो कैसे सोचते होंगे कि हम अलग हैं आपसे। तो उनको क्या करना चाहिए? उनको मर जाना चाहिए, उनको चले जाना चाहिए। ये अनफॉर्चुनेटली ये सोच पाकिस्तान के अंदर है, इसको जिन्ना साहब लेके आए। और ये कहना कि भाई जिन्ना साहब ने कोशिश की कि ये सिचुएशन ना आए और उनके बावजूद ये सिचुएशन आई, ये गलत है। क्योंकि जो सिचुएशन है आसिफ मुनीर की और आपकी किताबों के अंदर, वो एग्जैक्टली वही सोच है जिसका इस्तेमाल जिन्ना साहब ने किया आपको नेशन देने के लिए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है शकील भाई, जो मेरे को आज अभी लिंक मिला थोड़ी देर पहले। एक आर्मी ऑफिसर, पाकिस्तानी ऑफिसर की कॉन्वर्सेशन है एक तालिबान के लीडर के साथ, और वो उसको कहता है भाई तुम क्यों मार रहे हो हमको, तुम क्यों मार रहे हो हमको, हम भी तो मुसलमान हैं। तो उसने कहा कि आप मुसलमान, कहते हैं वो तो हमारी किताब में लिखा है काफिरों को मारना लिखा है। तो तालिबान ने उसको कहा कि आप मुर्तद हैं। कहते हैं नहीं नहीं, हम भी तो कलमा पढ़ते हैं। तो उसने कहा कि आप कलमा जरूर पढ़ते हैं लेकिन आप सही इस्लाम के अंदर बिलीव नहीं करते हैं, इसलिए आप मुर्तद हैं और आप कत्ल के वाजिब हैं। तो ये जो तालिबान का आना है या एक्सट्रीमिज्म का आना है पाकिस्तान के अंदर, ये वाजिब था। जब तक आप वही प्योरिटन इस्लाम को नहीं लाएंगे जिसका इस्तेमाल करके जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया, तब तक आप इन लोगों से लड़ते रहेंगे। इंडिया का कोई मतलब नहीं है सर इसके अंदर। आप इन लोगों से लड़ते रहेंगे क्योंकि ये वो परफेक्ट शरिया बेस्ड इस्लाम लाएंगे जो पाकिस्तानी खुद नहीं अब चाहते अपने लिए। आई मीन अफगानिस्तान के लिए जरूर अच्छा लगता है उनको, लेकिन अपने लिए नहीं चाहते वो उस इस्लामिक स्टेट को। तो ये इस्लामिक स्टेट का आना तय था जिस दिन जिन्ना साहब ने ये चॉइस कर ली कि मैंने शाह वलीउल्लाह जी के नक्शे कदम पे चलना है और उस रास्ते को अपना लिया। जी जी सुहेल साहब, एक तो बात अब तक ये क्लियर नहीं हुई कि आपका जो मौकफ है, आपकी जो पोजीशन है इस इशू पे क्या है, कि क्या टू नेशन थ्योरी अब भी वैलिड है, नहीं है? और अगर ये अब वैलिड है तो क्या पाकिस्तान में मुख्तलिफ नेशंस रहती हैं, एज मैनी रिलीजन्स आर देयर, कि हिंदू अलग कौम है, क्रिश्चियन अलग कौम है, चाहे थोड़े हैं वो, मुसलमान अलग कौम है? या आप इस बात पे यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोग रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजियस एफिलिएशंस वो एक कौम का हिस्सा हैं और वो है पाकिस्तानी कौम? इसके अलावा सर दो तीन चीजें और मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाह रहा हूं। 20 अगस्त 2011 को सर एजेके की काबीना ने दो कौमी नजरिए की नफी करने पर मियां नवाज शरीफ की सख्त अल्फाज में मुजम्मत की। इसका कहना था कि यह नजरिया पाकिस्तान और कश्मीर की तहरीक आज़ादी की बुनियाद है, और इस कैबिनेट को चेयर किया था उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर चौधरी अब्दुल मजीद ने। फारूक सत्तार साहब का सर एक स्टेटमेंट है 2011 का, और वो एमक्यूएम के एक प्रोमिनेंट लीडर हैं। उन्होंने कहा था कि मेरी जमात दो कौमी नजरिया को तस्लीम नहीं करती। अगर कोई ऐसा नजरिया था भी तो वो खलीज बंगाल में गर्क हो चुका है। ये मार्च 2011 की बात है। और आपने सर पार्टीशन के वक्त जो होने वाले फसादात हैं उसका भी तस्करा किया कि कितने लोग मारे गए। अंदाजा ये है कि 10 लाख लोग मारे गए और उससे बहुत ज्यादा जो थे डिस्प्लेस हुए। तो 14 मिलियन का भी एस्टिमेट है, 15 मिलियन हिंदू, सिख और मुसलमान डिस्प्लेस हुए, एंड मोस्ट ऑफ देम वर
डिस्प्लेस्ड अगेंस्ट देयर विल। और सर सरदार सिकंदर हयात जो यूनाइटेड पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, बल्कि प्राइम मिनिस्टर या प्रीमियर कहा जाता था उस वक्त उनको, उनका पार्टीशन से काफी साल पहले का एक कोटेशन है। एक अंग्रेज इंटेलेक्चुअल थे, ऑफिशियल भी रहे वो यहाँ पे, पेंड्रल मून, उनकी किताब है डिवाइड एंड क्विट। उसका पेज नंबर 20 अगर आप देखें तो उसमें उसने बात की पेंड्रल मून ने कि जी पार्टीशन अगर हो जाए तो क्या नुकसान है। तो उस पर सिकंदर हयात ने कहा कि आपको इतना अरसा हो गया पंजाब में रहते हुए, अगर पाकिस्तान बन गया तो इट विल मीन दी स्लिटिंग ऑफ एवरी हिंदू बनियाज थ्रोट। पाकिस्तान वुड मीन अ मैसेकर, ये अल्फाज हैं उनके। तो सर सिकंदर हयात को जो चीज नजर आ रही थी, उनको इतनी फोरसाइट थी, वो जिन्ना साहब को या लियाकत अली खान को नजर क्यों नहीं आई? व्हाई डिड देयर फोरसाइट फेल? हमें तो बताया जाता है कि जना वाज अ मैन ऑफ ग्रेट फोरसाइट। ही कुडंट फोरसी कि ये जो मैं डिमांड करने जा रहा हूं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। सर ये एक आपकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है टू नेशन थ्योरी की। मैं आई डेयर टू डिफर विद यू। देखें आप, ये बात बड़ी सादा सी बात है जो आप समझना नहीं चाह रहे हैं दोनों दोस्त। वो ये है कि मुसलमान जो यहाँ पर एक अलहदा, एक सेपरेट होमलैंड का मुतालबा कर रहे थे, वो उन्होंने यहाँ पर 1000 साल तक हुकूमत की थी। वो यहाँ पर हुक्मरान रहे थे और यहाँ पर उनका एक डोमिनेशन रहा था। अब 1857 के बाद जब यहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर ने टेक ओवर किया है, तो उसके बाद इनके जो ग्रेट रिफॉर्मर, जो पहले रिफॉर्मिस्ट थे, सर सैयद अहमद खान जिनका आपने अभी जिक्र किया, उन्होंने बिल्कुल सही समत में इशारा किया कि अगर कांग्रेस जो है या यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम जो है वो एस्टेब्लिश होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, जिसमें कांग्रेस जो है वो आके डोमिनेट करती है और हिंदू मेजोरिटी जो है वो यहाँ पर उनका राज हो जाता है, तो मुसलमान जो है वो यहाँ पर बिल्कुल दबके रह जाएंगे। ये मुसलमानों की एक साइकोलॉजी थी यहाँ पे कि उन्होंने अगर इतना अरसा तक यहाँ पे हुक्मरानी की थी तो वो एक माइनॉरिटी बनकर, तो इतनी इनसिग्निफिकेंस के साथ वो यहाँ पे जिंदगी नहीं गुजार सकते थे हिंदुओं की डोमिनेशन के अंदर। इसलिए वो मजबूर थे कि वो एक सेपरेट होमलैंड का मुतालबा करते। दूसरा देखें, जो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था ना कि पाकिस्तान उस वक्त बन गया था जब पहला मुसलमान यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में आया था। तो देखिए मालाबार के जो साहिल है उसके वहाँ पर तो बहुत बहुत सेंचुरीज पहले अरबों की वहाँ पे सेटलमेंट्स कायम हो गई थी। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम आता है, फिर ये इधर से अफगानिस्तान से गजनी आता है, फिर मोहम्मद गौरी आता है, फिर सलातीन दिल्ली यहाँ पर अपना राज एस्टेब्लिश कर लेते हैं, फिर मुगल एम्पायर है। तो एक ये लंबा अरसा जो है यहाँ पे मुसलमानों की हुकूमत कायम हो जाती है। तो अब एक ऐसी सिचुएशन यहाँ सब कॉन्टिनेंट के अंदर पैदा हो गई थी जिसमें अगर ब्रिटिश राज जो है वो उसके खात्मे के बाद एक पार्लियामेंट्री सिस्टम आता है, तो उसमें मुसलमान जो थे वो एक माइनॉरिटी के अंदर रह जाते और इसमें वो महसूस करते थे कि उनके जो इंटरेस्ट हैं और राइट्स हैं उनको कोई सेफ गार्ड्स नहीं है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस जो है वो ब्रिटिश के हवाले से और कांग्रेस के हवाले से बहुत बेटर था। 1857 में जब इनसे इक़्तिदार छीना गया है, तो आपने ये देखा कि मुसलमानों के ऊपर वो जो ब्रिटिश थे उनका रैथ, उन्हें उनकी उनकी लैंग्वेज जो थी वो रिप्लेस कर दी गई, पर्शियन को हिंदी और पर्शियन को इंग्लिश से कर दिया गया रिप्लेस, और फिर उन्हें जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर निकाल दिया गया, उन्हें एजुकेशन से दूर कर दिया गया। और वो ब्रिटिश जो थे वो ये समझते थे कि वो सिंगुलरली जो है वो मुसलमान जो है वो रिवॉल्ट जो था 1857 का उसके लिए जिम्मेदार थे। फिर उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मैं कांग्रेस की तरफ आता हूँ। 1885 में ये कांग्रेस जो है वो केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो कांग्रेस का रवैया देख लें कि 1905 गालबन पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई है, ठीक है। अंग्रेज़ों का ये कहना था कि ये हमने किया है जी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से। तो उसमें जो ईस्टर्न बंगाल था उसमें मुसलमानों को मेजोरिटी हासिल हो गई, लेकिन उसको फिर हिंदुओं ने और यहाँ की जो कांग्रेस थी उन्होंने उसको एक अपना अना का मसला बना लिया, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। और आपने देखा
कि उसमें फसादात भी हुए, राइट्स भी हुए, दंगा फसाद भी होना शुरू हो गया। और जब तक ये 1911 के अंदर ये पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है कैंसल नहीं, क्योंकि इससे क्या, इसका इम्प्लीकेशन क्या था कि मुसलमानों को फ़ायदा मिल रहा था। एक ऐसा प्रोविंस जो था वो वजूद में आ गया था जिसमें मुसलमानों को मेजॉरिटी हासिल थी। इसी तरह से लखनऊ पैक्ट देख लें, सॉरी सर, लखनऊ पैक्ट देख लें, हाँ, उसमें सेपरेट जो जो इलेक्टोरेट है उसको कांग्रेस ने तस्लीम कर लिया, क्योंकि उस वक्त एक स्पिरिट बना हुआ था, नेशनल यूनिटी का बना हुआ था। दोनों मिलकर स्ट्रगल कर रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन लेने के लिए। अब जिस सेपरेट इलेक्टोरेट को आपने लखनऊ पैक्ट के अंदर एक्सेप्ट किया है, आप नेहरू रिपोर्ट के अंदर आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, मानने से इनकार कर रहे हैं। यानी मुसलसल एक एक प्रोसेस चल रहा है जिसमें मुसलमान ये महसूस कर रहे हैं कि हिंदू जो हैं वो उनकी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस जो है, वो एक सेपरेट आइडेंटिटी जो है उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। वो उनको डोमिनेट करके रखना चाहते हैं और उन्हें अपने अंडर करके रखना चाहते हैं। तो ये वो फियर से जिन्होंने मुसलमानों को, और जो यहाँ की मुसलमान क़यादत थी मोहम्मद अली जिन्नाह की लीडरशिप में, उनको सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर हम यहाँ पर एक यूनाइटेड इंडिया के अंदर रहते हैं और जहाँ हमने 1000 साल तक हुकूमत की, तो अगर यहाँ पे हिंदू मेजोरिटी की हुकूमत आती है तो हमारा ये एक्सपीरियंस हमें ये बताता है कि हमारी आइडेंटिटी को भी ये डैमेज करेंगे, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी को भी, हमारा कल्चर भी जो है प्रॉपर्टी पे चला जाएगा, हमारी सिविलाइजेशन जो है और हमारे पॉलिटिकल और सोशल राइट्स जो है, और जो कि उनके एक्सपीरियंस जो था उनको वो उसका एविडेंस जो है वो टेस्टिमोनियल्स मौजूद थी। जी चौधरी साहब आप कुछ पूछ रहे हैं? जी। अच्छा भट्ट साहब, दो तीन चीजें हैं। एक तो ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, एक क्लेम जो है कि जी मुसलमानों ने 1000 साल तक हुकूमत की, आई थिंक इट इज फैक्चुअली इनकरेक्ट। कि अगर आप ये कहते हैं कि 1857 तक मुसलमानों ने हुकूमत की, 1000 उसमें से अगर आप निकाल दें तो क्या बचता है? 857। जी तो क्या 857 में सल्तनत ऑफ दिल्ली जो है वो वजूद में आ चुकी थी? तो एक तो ये पीरियड काफी कम है, 1000 साल नहीं बनता। दूसरा, आपने कहा प्रॉब्लम था मुसलमानों की साइकोलॉजी के साथ। दिस कुड वेल बी ट्रू। तो इसका मतलब है कि उनके जो खौफ थे ना, वो ये थे असल में कि चूंकि हम हुक्मरान रहे हैं, हमें हुक्मरान ही रहना चाहिए। यानी हम रूलर हैं, एब्सोल्यूट रूलर्स हैं, और हमें कोई क्वाम्स नहीं थे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था एज लॉन्ग एज वी वर द रूलर्स। चाहे डेमोक्रेसी थी नहीं थी, कहां थी डेमोक्रेसी? यानी हम अगर हुकूमत करें तो दैट इज परफेक्टली ऑल राइट। कि उस वक्त हमें टू नेशन थ्योरी का ख्याल नहीं आता, फिर हमें नहीं पता चलता कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमारा कल्चर और है, हमारी सिविलाइजेशन और है। लेकिन अगर हिंदुओं की गवर्नमेंट बन जाए, चाहे वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। और हमने डेमोक्रेसी को रिजेक्ट करके पाकिस्तान बनाया। तो आज तक हमें डेमोक्रेसी नसीब नहीं हुई। फिर हमने डेमोक्रेसी को रिजेक्ट किया तो हमारी जो रूलिंग एलीट है उसने कहा अच्छा अब फिर आप चखो मजा अपनी इस थिंकिंग का। हमने शेख मुजीब को, सर शेख मुजीब को क्यों नहीं इख्तिदार दिया? वो तो मुसलमान था ना, हिंदू तो नहीं था। उसके बाद के भी आप इलेक्शन देख लीजिए, 2000 ये जो है लास्ट ईयर का इलेक्शन था, किसको वोट दिया था आपने और जीता कौन? तो सर डेमोक्रेसी को आपने रिजेक्ट किया मुख्तलिफ बहानों से। और 37 का आपने दोबारा भी हवाला दिया। सर 37 में कांग्रेस वाज नॉट एब्सोल्यूट रूलर। उस वक्त अंग्रेजों की गवर्नमेंट थी, वॉइस राय एक अंग्रेज था, तमाम सूबों के गवर्नर जो थे वो अंग्रेज थे, और उनका यही काम था कि किसी भी माइनॉरिटी के साथ किसी के साथ ज्यादती ना हो। मुस्लिम लीग ने इतना प्रोपेगेंडा किया एंड मोस्ट ऑफ इट वाज बेसलेस। और वो अंग्रेजों ने भी कहा, जो प्रो मुस्लिम लीग थे, जो वॉइस राय था उस वक्त लिनलिथगो, उसने भी कहा कि भाई प्रोपेगेंडा तो तुमने अच्छा किया लेकिन ये किसी कोर्ट ऑफ लॉ में कहीं स्टैंड नहीं कर सकता। तो प्रोपेगेंडे की हद तक वो ठीक है, लेकिन हमने उसको सच समझ लिया। और आज भी हमारी टेक्स्ट बुक्स जो है ना उससे भरी पड़ी हैं कि जी हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ, हमारी जिंदगी अजीरन कर दी गई। तो भाई फिर वो अंग्रेज जो थे गवर्नर, उन्होंने क्यों नहीं डिसमिस किया उस प्रोविंशियल गवर्नमेंट को? वॉइस राय ने क्यों एक्शन नहीं लिया? हम अंग्रेजों को क्यों नहीं कंडेम करते, सिर्फ अंग्रेज उस कांग्रेस की गवर्नमेंट को कंडेम करते हैं? उसके बाद सर ये देखिए कि बंगाल में फैमन आया, 3 मिलियन लोग मारे गए वहां पे। हमारी किताबों में कितना तस्करा मिलता है उसका? 3 मिलियन लोगों का मारा जाना वो बड़ा जुल्म था, या कि कांग्रेस के जो मुबैना मुजालिम थे, अनस्पीकेबल अट्रॉसिटीज जिसको हमारी टेक्स्ट बुक्स कहती हैं,
वो बड़ा जुल्म था। तो हमारी टेक्स्ट बुक में सर कोई कोई सेंस ऑफ बैलेंस नहीं है। और सर आपने कहा कि मुसलमानों को तालीम से दूर कर दिया गया। किसने दूर किया सर? मुसलमान खुद तालीम से दूर हुए। आज तक मुसलमान खुद तालीम से दूर हुए और आज तक दूर हैं। उनको खौफ है कि जी ये जदीद तालीम हमें गुमराह कर देगी। हमारे बड़े बड़े उलमा ने फतवे दिए कि तालीम जो है ना, इस अंग्रेजी तालीम से आप गुमराह हो जाएंगे, इससे बचो। इवन इकबाल ने कहा, हमें क्या मालूम था कि जी, हम तो समझते थे फरागत लाएगी, खुशहाली लाएगी ये तालीम, हमें क्या पता था कि इसके साथ इल्हाद भी चला आएगा, एथियज्म भी चला जाएगा। अकबर अलाहाबादी जैसा एक मॉडर्न शायर जो अंग्रेजों के दौर में मजिस्ट्रेट था, काजी था, उसने भी तालीम के खिलाफ कितने शेर कहे हैं। खुद अपने बेटे को उसने इंग्लैंड भेजा कि वो आए तो वो आईसीएस ऑफिसर बन जाए। और आम लोगों को क्या कहा? जदीद तालीम तो बहुत बुरी चीज है। कितना मजाक उड़ाया जदीद तालीम का। सर मुसलमान कम्युनिटी को बहैसियत कम्युनिटी ये मानना चाहिए था कि हम पीछे हैं और उसमें हमारे लीडर्स का हाथ है। मुस्लिम लीग सर बन गई थी ना 1905 में, कितनी कोशिशें की उसने मुसलमानों को तालीम में बराबर लाने के लिए। मुसलमानों के जो बड़े बड़े लीडर्स थे उन्होंने कितनी डोनेशंस दी कि हम जनाब मुसलमान कौम को आगे लेके आए, तालीम की तरफ लेके आए। तो सर हमने जो खुद हमारा जो सेल्फ एहतसाब, हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है वो कभी नहीं करते। हम दूसरों को ही ब्लेम करते हैं। वी एक्सटर्नलाइज ऑल अवर प्रॉब्लम्स कि जी ये अंग्रेजों का कसूर था, ये हिंदुओं का कसूर था, हमारा कोई कसूर नहीं था। आज भी हम उसी फिलॉसफी पे चल रहे हैं कि जी जो हमारे साथ होता है ना, हमारी गलतियों की वजह से नहीं होता, वो बैनुल अक़वामी साजिशें होती हैं। हर चीज को हम साजिश कह के डिसमिस कर देते हैं। साजिश कहना बहुत आसान है, फिर कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई रिसर्च नहीं करनी पड़ती, अपनी एहसास जिम्मेदारी का कोई जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं, बस ठीक है जी साजिश हो गई। तो सर हम नहीं करते एहतसाब। आज तक 71 का हम एहतसाब नहीं कर सके। हमने महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट छापी थी, उसको भी पब्लिक नहीं किया। वी कैन नॉट फेस द ट्रूथ। 65 की जंग पे सर हमारे एक लेफ्टिनेंट जनरल ने किताब लिखी, महमूद अहमद ने, उस किताब को हमने रिकॉल कर लिया कि के एम आरिफ ने किताब लिखी है। उसमें उन्होंने लिखा कि 65 की जंग के जो डिस्पैचेस थे, वॉर लेटर्स कह लें, वॉर डिस्पैचेस, वो बर्न कर दिए गए, जला दिए गए। हम फेस नहीं करना चाहते ट्रूथ को। हमने एक कंफर्ट जोन बनाया हुआ है, कुछ हकायक घड़ लिए हैं, वो हमारी सारी किताबों में मौजूद हैं, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो कितने एक्यूरेट हैं, कितने सही हैं। तो हम उन्हीं के साथ सर चल रहे हैं अभी तक। जी प्लीज सर। एक तो आप, मुझे एतराज ये है कि मुसलमानों को ना इस बात के लिए कटहरे में लाकर खड़ा कर देते हैं बार बार कि उन्होंने यहाँ हिंदुस्तान का रुख क्यों किया और यहाँ पे आके अपना रूल जो है एस्टेब्लिश क्यों किया। देखिए, पूरी इंडिया की हिस्ट्री मेरे सामने खुली किताब की तरह पड़ी हुई है। आप मुझे ये बताएं कि इंडिया के अंदर जो हिंदुओं के आबाद हैं, उनमें से कितने थे जिन्होंने इस पूरी लैंड को एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत लेकर आए। एक चंद्रगुप्त मौर्य, वो मेरा हीरो है, मैं उसको बहुत लाइक करता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, वो इसलिए मैं लाइक करता हूँ कि जिस तरीके से जो ट्रेडिशन के मुताबिक मुझे पता चलता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट के कोर्ट के अंदर वो बंदा खड़ा होकर बोला है कि तुमने मेरे मुल्क पर, हम तुमसे जो छीनेंगे और हम तुम्हारे इक़्तिदार को कबूल नहीं करते। और उसके बाद वो जंगलों में चला गया और उसने वहाँ पे जाके एक गुरीला वार लड़ी है और फिर उसने यहाँ पर एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कायम की। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट, चौधरी साहब मुझे बताएं, जब यहाँ पे आया तो 24 साल का नौजवान था, कहाँ से चल कर आया, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम जो है 712 में आता है, 16-17 साल का नौजवान जो है। सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, ये इररेलेवेंट नहीं है, प्लीज रेलेवेंट रहें, ट्यूनेशन थ्योरी पे बात करें प्लीज। मेरी बात सर मुझे कंप्लीट करने दीजिए, बहुत रेलेवेंट चीजें हैं जी। देखिए, ये सारा कसूरवार मुसलमानों का ठहरा देना, यहाँ पर हमेशा से एक एडमिनिस्ट्रेटिव गैप रहा है। अगर मुसलमान यहाँ पे ना आते एज इन्वेडर्स तो कोई और आ जाता। ये मुसलसल नॉर्थ से जो, या नॉर्थ ईस्ट से, या वहाँ के दर्रों से जो मुसलमान यहाँ पे इन्वेडर्स आते रहे और यहाँ पे उन्होंने रूल अपना इस्टेब्लिश किया। मैं देखिए, मोहम्मद बिन कासिम की एज देखें कितनी थी, उसने सिंध फतह कर लिया, 17 हमले किए, सॉरी टू से 17 हमले किए महमूद गजनवी ने, सारा सोना लूट कर यहाँ से ले गया, उसे कोई नहीं रोक सका। और उसके बाद मोहम्मद गौरी आता है, मोहम्मद गौरी 1191 में उसको शिकस्त होती है सर, पृथ्वीराज देता है, वो एक बहुत बड़ा राजपूतों का अलायंस बना लेता है। मोहम्मद गौरी बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वापस जाता है। उसका रवैया देखिए, वो वहां जाकर उसने वो सारे जो उसके जरनैल थे
उनको उसने काबुल के बाजारों में उल्टा लटका दिया। और ऑन दी अदर हैंड जो आपके पृथ्वीराज थे, उनका रवैया ये था कि वो अपने ही जो उनके अलाई थे, उनकी वो बेटी को ट्रेडिशन के मुताबिक भगा के ले जाते हैं, सानियों गीता को। और 1192 में फिर आ जाता है मोहम्मद गौरी, और फिर आके उसको वो शिकस्त फाश दे देता है, और फिर यहाँ पे आके वो सलातीन दिल्ली की। मैं कह रहा हूँ कि कौमों का रवैया होता है सर। एक तरफ चाइना देख लें, चीनी जो थे उन पर भी नॉर्थ से हमला होता था, उन्होंने उसका क्या हल निकाला, उन्होंने दीवारें चीन बना दी सर। दीवारें चीन बना दी, और आप चांद पर जाएं तो हमें बताया जाता है कि चांद से अगर कोई जमीन के ऊपर मैन मेड चीज जो है वो प्रोमिनेंट नजर आती है तो वो दीवारें चीन है। और ऑन दी अदर हैंड इनका जो हमारे दोस्त हैं, हमारे जो हिंदू दोस्त हैं, उनके अबाउजदाद का रवैया देख लें। यानी वो इस जिसको वो ओन करते हैं कि ये हमारी, हम इस सॉइल के सन्स हैं, तो वो इसकी प्रोटेक्शन का, इसके सेफगार्ड का प्रॉपर अरेंज ही नहीं कर सके। यानी मास जी आए आप मैं देख लें कि चंद्रगुप्त मौर्य है, और उसके बाद उनका पोता आ जाता है अशोका द ग्रेट। सर अशोका की देख लें, इतना कत्लो गारत करके उसने पूरे हिंदुस्तान को एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ले आया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जनाब ने वो बुद्ध मत कबूल किया तो उसकी तबलीग के लिए निकल गए। ओ भाई आप रूलर हैं, आप इसकी सरहदों का इंतजाम करें। एक तरफ चीन है, वो पूरी दीवारें चीन कायम कर लेता है, आप बुद्ध मत की तबलीग करने के लिए निकल गए हैं और कसूरवार ठहरा रहे हैं आप हमलावरों को। दूसरा पता सर क्या है, यहाँ पर जो इंडिया की एथनिक कंपोजिशन है ना, उसमें तो हम यही नहीं डिफाइन कर सकते हैं पूरी तरह से कि एथनिकली हिंदू हैं कौन, और उसके बाद मुसलमानों की तरफ भी आ जाते हैं। आप बहुत तारीख में पीछे चले जाएं तो यहाँ पर जब आर्यंस तशरीफ लाए हैं तो उनसे पहले तो यहाँ पे ड्राविडियंस आबाद थे, और उनके साथ कोल थे। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाते हैं तो वहां जो, जहां से ब्रह्मपुत्र आता है, वहां के दर्रों से मंगोल आके वहां पहले से आबाद हो चुके थे। तो उसके बाद फिर मुसलसल एक फ्लो चलता रहा है सर। एक सेकंड जी, एक वो चलता रहा है सर। यहाँ पे सेथियंस भी आए हैं, यहाँ पे ग्रीक्स भी आए हैं, यहाँ पे हुन भी आए हैं सर। उसके बाद आप देखें कि पर्शियंस आए हैं, टर्क्स आए हैं, मंगोल्स आए हैं, अरब आए हैं। तो ये पूरा एक यहाँ पे कॉल्ड्रन सा बनता चला गया। और लेकिन जो हम चीज देखते हैं, जो डिस्टिंग्विश करता है दो एराज को, वो ये है कि मुसलमान जब यहाँ पे आते हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कायम करते हैं सर। उनका गवर्नेंस लेवल देखें, उनका गवर्नेंस लेवल देखें कि अगर मैं आज भी दावा करता हूँ कि अगर बलबन जो है वो मंगोलों के हमलों को ना रोकता तो आज हिंदुस्तान की शक्ल सूरत शायद जो है, और वो इसका जो मुकद्दर जो है वो शायद कुछ और होता सर। उन्होंने यहाँ पर प्रॉपर इंतजाम किया, इसको बैरूनी हमलों से बचाया, और यहाँ पे आके उन्होंने फिर ये आप देखें उनकी टॉलरेंस की पॉलिसी सर। यहाँ पे उनको एडमिनिस्ट्रेशन कायम करने के लिए एक्सपीरियंस लोगों की जरूरत थी, और उन्होंने क्या किया, अब देखें मोहम्मद बिन कासिम की पॉलिसी क्या थी, उसने राजा दाहिर के जो ऑफिशियल्स थे उनको रिक्रूट किया। इसी तरह से आप अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ जितनी मर्जी फिल्में बना लें, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेकर आया सर। और यहाँ पे आके उसने उन्हीं ऑफिशियल्स को रिक्रूट किया जो यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे थे, और हिंदुओं के हवाले से उन्होंने टॉलरेंस की पॉलिसी अडॉप्ट की। और मैं इस पिछले प्रोग्राम में भी कह चुका हूं कि अगर यहाँ पर मुसलमानों की बजाय मंगोल आके यहाँ पे अपना एस्टेब्लिश करते, तो आपको पता है कि हिंदू कल्चर और सिविलाइजेशन के साथ क्या होने वाला था, जो उन्होंने मुसलमानों के साथ बगदाद में किया सर। तो सर ये थोड़ा सा इसको, मुसलमानों को थोड़ा स्पेस दे, उनकी मजबूरी थी। यहाँ पे आप अपने इस जो आपकी सॉइल है, जिसकी ये धरती माँ है, इसकी आप हिफाजत नहीं कर सके सर। और अगर वो ना आते तो वो कोई और कौम में यहाँ पे आगे आती जी और यहाँ पे आकर अटैक करती। जी सर, आप कुछ पूछना चाहते जी सोहेल साहब, दो तीन चीजें हैं। एक तो आप यू आर ब्लेमिंग द विक्टिम के बाहर से हमलावर आते थे, ये लोग जो हैं उनको क्यों रेजिस्ट नहीं कर सके। तो मतलब वो अगर पीसफुल लोग थे, जंगो जदल की तरफ नहीं गए, तो उनका कसूर है। और दूसरा सर, नादिर शाह आया, उस वक्त तो मुसलमानों की हुकूमत थी ना इंडिया में, क्या किया उन्होंने। अब्दाली आया, कितनी लूट मार की। तैमूर आया, उसने कितनी लूट मार की, कितने सरों के मीनार बनाए। और सर दूसरा, आपने जो बात की थी ना बंगाल की तकसीम की 1905 वाली, सर उस वक्त मिस्टर जिन्ना कहां थे। मुसलमानों के सबसे बड़े हुकूक के चैंपियन उस वक्त कांग्रेस में थे, और उन्होंने एक लफ्ज नहीं कहा कि ये कांग्रेस जो है मुसलमानों की दुश्मन है और ये अपोज इसलिए कर रही है पंजाब इसकी बंगाल की पार्टीशन को।
और अंग्रेजों ने सर ये नहीं कहा कि हमने बंगाल के फायदे के लिए वो किया था, वो बंगाली नेशनलिज्म को क्रश करना चाह रहे थे। दिस वाज देयर क्लेवर स्ट्रेटजी कि इस तरह से बंगाली नेशनलिज्म वीक हो जाएगा। दूसरा सर आपने बात की लखनऊ पैक्ट की, और सर आपको पता है कि अल्लामा इकबाल ने कंडेम किया है लखनऊ पैक्ट को, हमारी किताबों में नहीं आया ये। उन्होंने कहा कि ये गड़ा था जिसमें मुस्लिम लीडरशिप जा गिरी, पिटफॉल कहा उन्होंने अंग्रेजी में इसको। और सर ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट था इतनी जबरदस्त चीज नहीं थी जितनी हमें बना के पेश की जाती है। सेपरेट इलेक्टोरेट जब आप करेंगे तो यू कैन नॉट हैव नेशनल यूनिटी, आप नेशनल यूनिटी को पारा पारा कर देते हैं, आप पूरी कौम को रिलीजियस खानों में बांट देते हैं। नेहरू रिपोर्ट की जहां तक बात है सर, प्रोफेसर इश्तियाक अहमद, ही इज अ पाकिस्तानी स्कॉलर बेस्ड इन स्वीडन, उनकी सबसे डिटेल्ड किताब है जिना पे, वो पढ़ लीजिए। उन्होंने कितनी तारीफ की है नेहरू रिपोर्ट की कि इट वाज अ बैलेंस रिपोर्ट जिसमें मुख्तलिफ कम्युनिटीज के लोग शामिल थे। नेहरू रिपोर्ट को मुझे पता है हमारी टेक्स्ट बुक्स में कंडेम किया जाता है एंड विदाउट वेरी गुड रीजंस। तो ये तो हमारी स्टैंडर्ड नैरेटिव जो दे रहे हैं ना आप हमें, ये वही है जो हमारी टेक्स्ट बुक्स में दिया जाता है। जी चेतन जी, हम कंक्लूड करने की तरफ चलते हैं, प्लीज योर फाइनल थॉट्स। सर मैं तो हैरान हूं कि 1190 में जब गौरी डिफीट करता है पृथ्वीराज चौहान को 91 और दिल्ली सल्तनत, चलो 91, तो एक साल के फर्क के लिए मतलब मैं आपको कुछ और कहना चाहता हूँ। तो उसके बाद आप कहते हैं दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश होती है। सर जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का, और उन्होंने थ्रू अलायंसेस एंड बैटल्स इंडिया पे कंट्रोल लेना शुरू किया था, तब मुगल सल्तनत जो थी वाज लेस देन 15% ऑफ इंडिया। मैं आपको मैप भेज दूंगा सर, अब बार बार बोलते हैं दो चीजें, तो इस हिसाब से 500 साल 500 साल अगर अगर आप दिल्ली सल्तनत और मुगलों को कंबाइन कर देंगे ना, तब 500-550 साल होता है सर, नहीं तो 550 साल भी नहीं होता। आप कहते हैं मुगलों ने 1000 साल राज किया हमारे ऊपर, नहीं किया सर। और ये मुगल कोई आपकी तरह मुस्लिम इंडियंस नहीं थे, ये बाहर से आए, ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। और वो अपनी चीजों को इम्पोज करते थे हमारे ऊपर, और वो लोगों को कन्वर्ट करते थे। दूसरा आप कहते हैं कि ब्रिटिशर्स आए थे, उनको इंडिया से मतलब मुगलों से इंडिया लिया तो मुगलों को वापस करना चाहिए था। किस मुगल से इंडिया लिया सर? द मराठा किंगडम इन 1757 was 5 times larger than the Mughal kingdom. Please read, see a map, you'll come to know बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पे इंडिया का स्ट्रक्चर क्या था। तो ये सब बातें आप वही करते हैं जो पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स और पाकिस्तान के टीवी के अंदर जो लोग डिबेट्स करते हैं, वहां पे जोर जोर से बोलते हैं जी हमने 1000 साल। आपने क्या, आप घोड़े पे आए थे? आप घोड़े पे आए थे क्या बाबर के साथ? आप यहीं के हिंदू हैं। और ये सूफी वगैरह आप उस दिन भी बोल रहे थे कि जो इस्लाम फैला वो सूफियों के साथ, सूफियों ने इस्लाम को फैलाया। सर आपको पता है कि कश्मीर में सूफियों ने क्या किया सर? बहुत कुछ कहा जाता है सूफियों के बारे में, लेकिन 1350 के आसपास पहले सूफी आए थे कश्मीर में, सैयद अली हमादानी से आए थे, और काफी सारे फॉलोअर्स को लेके आए थे। और उनका शुरुआत ये थी कि उन्होंने एक इस्लामिक कोड डाल दिया कश्मीर के अंदर। उसके बाद उनका बेटा आया करीब 1393 में, मीर मोहम्मद करके, और उस टाइम पे कश्मीर सिकंदर के नीचे था जो कुतुबुद्दीन का बेटा था। उन दोनों का, मीर मोहम्मद और सिकंदर का, एक ही गोल था, कंप्लीट एंड टोटल इस्लामाइजेशन ऑफ कश्मीर। और मीर मोहम्मद, जिनको ये सूफी बोलते हैं, जो दरवेश होते हैं और डांस करते हैं, उनका नाम रख दिया था बुत शिकन, जिसको पर्शियन में कहते हैं आइडल स्मैशर। वो सिर्फ एक अकेले नहीं आए थे, वो काफी सारे मिलिटेंट्स को लेके आए थे ईरान से, और ये एक फेथ पुलिस की तरह पूरे कश्मीर में घूमते थे, दुकानें तोड़ते थे, वाइन बनाने की जगहों को, दारू बनाने की जगहों को तोड़ते थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को तोड़ते थे,
और शरिया को स्ट्रीट लेवल पे इम्प्लीमेंट करते थे। तो दूसरा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया का नाम बहुत लेते हैं लोग, पर ये नहीं जानते कि मोइनुद्दीन चिश्ती जी मोहम्मद गौरी के लिए लड़े थे और निजामुद्दीन औलिया अलाउद्दीन खिलजी के लिए लड़े थे। और सूफी सेंट जो थे नसीरुद्दीन चिराग, उन्होंने सारी प्रैक्टिसेस जो इस्लाम के तहत शरिया कंप्लायंट नहीं थी, उनको बैन कर दिया था सर। तो ये बातें करना बड़ा आसान है कि ये बहुत सूफियों ने इस्लाम फैलाया जो बहुत पीसफुल था और इसलिए सारे लोग कन्वर्ट हो गए। ये सच्चाई से बहुत दूर है सर। एम.ए. खान की एक किताब है इस्लामिक जिहाद, जिसमें वो बताते हैं कि गजाली जो ग्रेटेस्ट सूफी आइडियोलॉग था, वो कहता था कि वन मस्ट गो ऑन जिहाद एटलीस्ट वंस अ ईयर, use a catapult if they're in a fortress, even if there are women and children, set fire on them or drown them, cut down their trees, destroy their books, and take booty wherever they can. Jews, Christians, and Magians must pay the jizya. डिटेल में बताता हूँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी के बारे में। तो ये इनके इनके अंदर तो एक डीप सीटेड हेट्रेड थी सर हिंदूज के बारे में। वो ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट सेंट्स जो इंडिया में आए थे, और रोज उनके लोग एक गाय लेके आते थे और एक प्रोमिनेंट टेम्पल जहां पे एक लोकल राजा और हिंदू प्रे करते थे, वहां पे एक काऊ का स्लॉटर करते थे, उसके कबाब बना के खाते थे। चिश्ती जी जो आए थे वो इंडिया जिहाद लड़ने आए थे गौरी के लिए अगेंस्ट पृथ्वीराज चौहान। चिश्ती जी हिमसेल्फ सेड कि मैंने पृथ्वीराज के कैप्चर में बहुत बड़ा हाथ प्ले किया एंड उनको इस्लाम की आर्मी के लिए पेश किया। जैसे आपको उस दिन भी पूछा गया सर, कोई ऐसा सूफी था जिसने कहा कि ऐसा ना करें, ना करें, हिंदुओं के साथ ऐसा ना करें? कोई नहीं था सर। तो ये कहानी कि सूफी लोग एक डिफरेंट टाइप ऑफ इस्लाम लेके आए और वहां इसीलिए इस्लाम फैला क्योंकि वो बहुत पीसफुल लोग थे, ये सच्चाई से बहुत दूर है सर। जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताए उनमें से कोई भी पीसफुल नहीं था, कोई भी एक पीसफुल नहीं था। और मैं आपको दो तीन कोट बताना चाहूंगा सर शकील भाई अंबेडकर साहब के, जो उनको समझ में आया था। उनकी एक किताब थी पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो 1940 में पहले पब्लिश हुई थी। He wrote the first book on the demand for Pakistan, और करेक्ट उनको पाकिस्तान और इंडिया दोनों के लिबरल्स बहुत एडमायर करते हैं। जी। तो उन्होंने एक तीन चार चीजें कही थी जो पाकिस्तान में बताई नहीं जाती, कि अमंग द टेनेट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेनेट of Islam is that in a country which is not under Muslim rule, wherever there is a conflict between Muslim law and law of the land, the former must prevail over the latter. इसका मतलब, और the only allegiance of a Muslim can be of a commander who runs a country according to Islam. ये उनका पहला ऑब्जर्वेशन था सर। दूसरा, उन्होंने कहा कि एक देश को मुसलमानों का देश तभी कहा जा सकता है जब वो मुसलमानों के थ्रू ही गवर्न की जाए। जैसे ही वो देश किसी नॉन मुस्लिम की पावर में आ जाए तो वो दरुल इस्लाम की जगह दरुल हर्ब बन जाता है। फिर उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों के लिए हिंदू एक काफिर है, उस काफिर का कोई रिस्पेक्ट जरूरी नहीं है, वो एक नीच है और उसका कोई स्टेटस नहीं है। आखिर में जो उन्होंने कहा, जो बहुत इंपॉर्टेंट था, उन्होंने कहा कि जो ये मुसलमान कहते थे कि ब्रदरहुड ऑफ इस्लाम है, ब्रदरहुड इस्लाम सिर्फ उन्होंने कहा इस्लाम के लिए है और मुस्लिम्स के लिए है, किसी और के लिए कंप्लीट एक्सेप्शनलिज्म है। उन्होंने कहा कि स्लेवरी तो चली गई है लेकिन कास्ट सिस्टम मुसलमानों में अभी भी है। और जहां तक
ये जो बात करते हैं कि it was not any other kind of Muslim superiority, मैं आपको बताऊं सर, आपको भी पता है कि गांधी जी को 5 मई 1944 में रिलीज किया गया था, तो कि भाई आप जाके जिन्ना साहब से बात करें और इस डेडलॉक को खत्म करें। तो गांधी जी ने एक फॉर्मूला ऑफर किया था जिन्ना साहब को, जिसका नाम था CR फॉर्मूला या सी राजा गोपालाचारी फॉर्मूला। उसके अंदर जो मोटी मोटी बात ये थी कि जो भी प्रोविंसेस थे जो मुस्लिम मेजॉरिटी थे, जो ज्यादातर के नॉर्थ वेस्ट एरिया में या ईस्टर्न एरिया में है, वहां आप प्लेबिसाइड करा लें, वहां आप प्लेबिसाइड करा लें। और अगर वो प्रोविंसेस चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ जाएं, तो उनको पाकिस्तान बना दिया जाए। आप जानते हैं शकील भाई, जिन्ना ने क्या कहा इसके बारे में, इस प्रपोजल के बारे में? हाँ, उन्होंने कहा था कि सिर्फ मुसलमानों को इस प्लेबिसाइट में राय देने का हक है। एग्जैक्टली उन्होंने कहा कि सिर्फ मुसलमानों को राइट देने का हक है। अब एक बार सोचिए सर कि तकरीबन 45% हिंदूज थे बंगाल में उस वक्त, और तकरीबन 40% हिंदूज थे शायद पंजाब में उस वक्त। बल्कि तो ज्यादा उनका ज्यादा थे। कहने का जी। जी, तो उनका कहने का मतलब ये था कि ये 45-40% लोग मैटर ही नहीं करते, ये मैटर ही नहीं करते। अगर इन्होंने ये फॉर्मूला ले लिया होता, तो जो खून बहाना पार्टीशन में, जो डायरेक्ट एक्शन को करने के बाद 6 अगस्त के बाद खून बहा, ये कहते हैं वो जरूरी था। सर, आपको कुछ अंदाजा है कि डायरेक्ट एक्शन डे में कितना खून बहा हिंदुओं का? मुसलमानों का खून नहीं बहाया गया था सर, ये हिंदुओं का खून बहाया गया था। और जब गांधी जी, बिहार में थोड़ा रिएक्शन हुआ हिंदुओं का, तो गांधी जी बिहार में गए, उन्होंने मुसलमानों को नहीं रोका, वो बिहार में गए और बिहार में जाके हिंदुओं को कहा या तो बस करो या तो मरो, गो डाई, स्टॉप और डाई, यू विल नॉट रिएक्ट। तो ये कौन सा क्या सिखाना चाहते थे जिन्ना साहब? उनका एक ही मकसद था, ये बताना कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। तो ये एक मुस्लिम सुप्रेमेसिस्ट आइडिया था, जहां पे आप एक प्लेबिसाइड कहते हैं सिर्फ मुसलमान वोट करेंगे, उसके बाद जब आप 1920s में 14 डिमांड्स करते हैं, तब कहते हैं कि भाई मुसलमानों को स्पेशल कोटास दो। वही चीज आप रिपीट करते हैं कैबिनेट मिशन के टाइम पे, जब आप कहते हैं कि भाई प्रोविंशियल और सेंट्रल गवर्नमेंट में कोटा लगाओ, कैबिनेट्स के अंदर कोटा लगाओ। तो ये कैसा फेयरनेस है, ये कैसी प्रोपोर्शन है, मेरे को तो समझ में नहीं आती